मेरी आँख खुली तो वॉल क्लॉक 9:30 बजा रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। कांता अभी तक चादर ताने बेखबर सो रही थी। इसके कपड़े बेतरतीबी से फर्श पर पड़े हुए थे। मुझे सबसे पहले इन दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स का ख्याल आया। मैं उछल के बिस्तर से नीचे आया और दीवाना बाहर कांता के कपड़े कुरेदने लगा। वो खाकी लिफाफा भी कपड़ों में मौजूद था। लिफाफे पर कब्जा करने के बाद मैं बाथरूम में घुस गया। बाहर निकला तो कांता जाग चुकी थी, मगर कुशलमंदी से करवटें बदल रही थी। उठ के फौरन तैयार हो जाओ, हमें अभी सफारत खाने जाना है, मैंने कहा। सोने दो कामरान, हम सफारत खाने कल भी जा सकते हैं, आओ तुम भी सो जाओ। लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं है, मैंने तलख लहजे में कहा। ठीक है, तुम सोई रहो, मैं जा रहा हूँ। ठहरो कामरान, कांता जल्दी से बोली और झपट के बाथरूम की तरफ बढ़ी। इस कोशिश में इसकी चादर बेड ही पर रह गई थी। मेरी निगाहों में बरकसी कौंध गई। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और वहीं से बोली, ज़रा मेरे कपड़े दे देना। मैंने बमुश्किल तमाम अपने जज्बात के मुँह जोर घोड़े को थाम लिया, वरना आज का दिन भी होटल में गुजर जाता। हम लोग पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँचे तो पठान चौकीदार ने हमें गेट पर ही रोक लिया। जब मैंने इसे मरूब करने को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का नाम लिया और इसे बताया कि मैं इनका दोस्त हूँ, तो वो हमें अंदर ले गया और एक जूनियर ऑफिसर के हवाले कर दिया और बोला, साहब ये लोग बोलता है कि हम बड़े साहब का दोस्त हैं और अभी इनसे मिलना चाहता है। जूनियर अफसर ने बखौर मेरा जायज़ा लिया और बोला, जी फरमाइए, आप किस सिलसिले में इनसे मिलना चाहते हैं। सॉरी सर, मैंने शाने उचका कर कहा, ये मुल्क की बका और सलामती का मसला है, इस सिलसिले में आपको कुछ भी नहीं बताया जा सकता। मैं आपको मिलिट्री अताशी के पास ले चलता हूँ, ऐसे तमाम मसाइल को वही डील करते हैं। कर्नल साहब बहुत तपाक से मिले। मैंने मुख्तसरन इन्हें विनोद पांडे और इन कागजात की तफसील बताई और लिफाफा इनकी खिदमत में पेश किया। वो अपनी कुर्सी से उठे और बेख्तियार मुझे गले लगा लिया। यू आर ग्रेट कामरान। फिर वो कुछ सोच कर बोले, इन हिंदू बास्टर ने तुम्हारे सर की कीमत लगा रखी है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। मेरे सर की कीमत तो पाकिस्तान में भी लगी हुई है, मैंने तलख लहजे में कहा। एनी हाउ, अब आप अपनी अमानत संभालिए और मुझे इजाज़त दें। चले जाना मेरे साथ, एक कप कॉफ़ी तो पी लो। थोड़ी देर बाद एक बावर्दी चपरासी कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। कॉफ़ी पीते हुए कर्नल साहब अपने ही ख्यालों में गुम रहे, फिर चौंक कर बोले, पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्टर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इनके नाम खत दे दूँगा। इस वक्त वही तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं हैरत से बिड़बिड़ाया, तो क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है? हाँ, इस बात को तो 15 दिन हो चुके हैं। हाई कमीशन का अमला तब्दील हुआ है, मैं भी इसके बाद ही आया हूँ। ओके सर, मैं उठ खड़ा हुआ, मुझे इजाज़त दें। ओके, विश यू गुड लक। कर्नल साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और हमें बाहर तक रुखसत करने आए। मैं और कांता टैक्सी की तलाश में खड़े थे कि पीछे से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, हैंड्स अप। मैं सन्नाटे में रह गया। वैसे अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। मैं वो अहम दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म महफूज हाथों में पहुंचा चुका था। अब तो सिर्फ मुताए जहाँ थी, जो अगर चली भी जाती तो मुझे कोई अफसोस ना होता। मुझे गिरने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कत्ल ही कर सकता था। वो दस्तावेजात तो इन्हें अब किसी कीमत नहीं मिल सकती थी। मैंने हाथ उठाए बगैर बेजारी से कहा, यार जो कुछ कहना है जल्दी कहो, गोली मारना है तो गोली मार दो, मगर वक्त ज़ाया मत करो। ये कहकर मैंने कांता की तरफ देखा। वो मुझसे चंद कदम आगे निकल गई थी और अब किसी टैक्सी की तलाश में थी। इसे मालूम ही नहीं हो सका था कि मौत का फरिश्ता मेरी पुश्त पर आ पहुंचा है। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। वही करख्त आवाज़ उबर आई और फिर सुनाई दी, अब शराफत से मेरी तरफ घूम जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घूम गया। इस मौत के फरिश्ते पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल चाहा कि मार मार के इसका बुरकस निकाल दूं, क्योंकि वो तैमूर था और मुझे चिढ़ाने वाली अंदाज में हंस रहा था। मैंने भुना कर इसे थप्पड़ मारना चाहा तो दाएं जानिब से ग्लोरिया की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये बहुत हसास इलाका है, पुलिस दंगे फसाद में तुम दोनों को बंद कर देगी। ग्लोरिया को बाखरियत देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। फिर वहाँ खड़ी हुई एक पोस्टर की आड़ से विजय भी सामने आ गया। इसका मतलब है कि शैतानों का पूरा टोला मौजूद है, मैंने हंस कर कहा। ये टोला तो अभी तुम्हारे आने के बाद मुकम्मल हुआ है, ग्लोरिया चहकी। फिर वो चौंक के कांता की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे इन मोहतरमा को तो रोको, लगता है इनकी बैटरी कुछ ज़्यादा ही चार्ज हो गई है या फिर इनकी प्रॉपर्टी इन्हें मिल गई है, इसलिए अब शायद इन्हें तुम्हारी परवाह भी नहीं है। इसकी बैटरी वाकई ज़्यादा चार्ज हो गई है, मैंने हंस कर कहा, मगर फ़िलहाल तो वो टैक्सी की तलाश में है। टैक्सी की क्या ज़रूरत है, तैमूर ने कहा, हमारे पास गाड़ी मौजूद है, तो फिर इसे रोको। इसमें बस यही ख़राबी है कि चलते हुए एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, मैंने कहा। जब वो जानती है कि इसके पीछे तुम सा सुपरमैन मुहाफिज मौजूद है तो भला इसे पीछे मुड़कर देखने की क्या ज़रूरत है। ग्लोरिया के लहजे में बज़ाहिर शोखी थी, मगर इस शोखी में छुपे हुए तंज को
न सिर्फ मैंने महसूस किया बल्कि तैमूर ने भी महसूस किया। वो जल्दी से बोला, असल में कांता सीधी सादी लड़की है, वो हमारी लाइफस्टाइल से कब वाकिफ़ है। कामरान के साथ इतना अरसा गुजारने के बाद भी इस मरतबा ग्लोरिया ने खुलकर तंज किया। इस दौरान में कांता ने टैक्सी रोक ली थी और अब खिड़की पर झुकी हुई ड्राइवर से बात कर रही थी। तुम लोग ऐसा करो कि गाड़ी में होटल पहुंचो, मैं कांता को सरप्राइज़ देना चाहता हूं। तुम लोगों को अचानक वहां देखकर वो मारे खुशी के आपे से बाहर हो जाएगी। फिर तैमूर वगैरह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए तो मैं कांता को परेशान करने के लिए वहाँ खड़ी हुई एक पोस्टर के पीछे छुप गया। मैं इस जाविये से खड़ा था कि कांता मुझे दिखाई दे रही थी। टैक्सी वाले से बात करने के बाद इसने मुझे तलाश करने के लिए इधर उधर देखा, फिर वो दोबारा इस रास्ते पर चल दी जहाँ से मेरे साथ चली थी। इसने टैक्सी वाले को कोई जवाब देने की जहमत भी गवारा नहीं की। वो कुछ बिड़बिड़ाती भी जा रही थी। मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर ये बात तय थी कि वो मुझे बुरा भला कह रही थी। मैं इस झिंझिलाहट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इसने फुटपाथ पर खड़े होकर गुस्से से इधर उधर देखा और अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि मैं दो अफराद को देखकर चौंक उठा। वो बहुत गौर से कांता को देख रहे थे। इनके जिस्म पर आम से लिबास थे और चेहरों से वो छूटे हुए बदमाश लग रहे थे। वो चंद लम्हे कांता को घूरते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं एकदम मोहतात हो गया। वो दोनों इस कोस्टर के सामने कुछ देर ठहर गए जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। इनमें से एक बोला, यार लगती तो वही है। लगती नहीं बल्कि है भी वही। जीन्स और जैकेट पहनकर समझ रही है कि कोई इसे पहचान नहीं सकेगा। फिर वो कुछ सोच कर बोला, तू इसका ध्यान रख, मैं टेलीफोन पर ठाकर साहब को इतला देकर आता हूँ, और अगर ये टैक्सी या गाड़ी में बैठकर चली तो। पहले ने खदशा जाहिर किया, तू रहेगा ना घामड़ का घामड़। दूसरे ने तंजिया लहजे में कहा, अगर मेरी वापसी तक ये निकल जाए तो इसका पीछा करके ठिकाना मालूम कर लेना। 50,000 का चलता फिरता चेक है, बस ये गायब ना हो जाए। मगर ये अकेली कैसे है? पहले आदमी ने पूछा। इसके साथ तो वॉन डैम टाइप एक लौंडा भी था। होगा हरामजादा यहीं कहीं, ठाकर साहब के आदमियों ने इसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया होगा। मैं जानता था कि वो किराए के बदमाश हैं। कांता इन दोनों से बेखबर मेरी तलाश में इधर उधर देख रही थी और साथ साथ कुछ बिड़बिड़ाती भी जा रही थी। मैं फौरी तौर पर छुप के ये देखना चाहता था कि वो दोनों बदमाश कांता के साथ क्या सलूक करते हैं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि दूसरा बदमाश ठाकर से फ़ोन पर बात करने गया है। अगर ठाकर ने फौरी तौर पर कांता को ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया तो वो लोग इसे मार भी देंगे। 50,000 की रकम ऐसे बदमाशों के लिए बहुत अहमियत रखती है और मुमकिन है ठाकर खुश होकर इस रकम में मजीद इजाफा भी कर दे। मैंने मुनासिब यही समझा कि फौरी तौर पर निगरानी करने वाले स्लिम टूर यहाँ से रवाना हो जाऊँ। मैं टहलता हुआ कोस्टर की आड़ से निकला और इस बदमाश की पुश्त पर जा पहुँचा। वो मेरी तरफ से बेखबर कांता पर नजरें जमाए खड़ा था। मैंने इसके कांधे पर थपकी दी तो वो बुरी तरह उछला और मेरी तरफ पलट गया। इसके चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। तुम्हें मेरी ही तलाश थी ना? मैंने यूँ कहा जैसे सरेराह कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। खाकसार को वान डैम कहते हैं। इसी वक्त कांता की नज़र भी मुझ पर पड़ गई और वो तीर की तरह मेरी तरफ आई। मैं तुम्हें आधे घंटे से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ और तुम यहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे हो। वो तिल मिलाकर बोली। खामोशी से मेरे साथ चलो, मैंने कांता को नज़रअंदाज करते हुए बदमाश से सर्द लहजे में कहा, वरना 1 मिनट बाद तुम्हारी लाश के गिर्द भीड़ लगी होगी। रिवॉल्वर मेरी जेब में है, मगर मैं जेब में से भी फायर कर सकता हूँ। बस मेरी ये कीमती जैकेट ख़राब हो जाएगी। मगर मैं तो बको मत, मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। खामोशी से मेरे साथ चलो। फिर कांता से मुखातिब हुआ, कोई टैक्सी पकड़ो। कांता ने दूर ही से इसी टैक्सी ड्राइवर को इशारा किया। मैंने बदमाश को एक बार फिर तंबीह की, अगर किसी किस्म की कोई आवाज़ निकाली तो खामखा बेमौत मारा जाएगा। मैंने कांता को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद इस बदमाश के साथ पिछली सीट पर बैठ गया कि वो काबू में रहे। कुर्दिल बाग चलना है ना मैडम? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, मैंने कांता से पहले जवाब दिया। हम पहले ज़रा कुतुब मीनार की सैर करेंगे। ड्राइवर ने झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। थी तो वो 12-14 साल पुरानी फिएट, मगर इंजन खासा बेहतर था। ड्राइवर तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ कुतुब मीनार जा पहुंचा। मैंने इस दौरान में अकब का ख्याल रखा था कि कहीं हमारा ताकुब न किया जा रहा हो। मैं जानबूझकर वहां आया था क्योंकि फौरी तौर पर इस बदमाश से पूछगछ के लिए कोई मुनासिब जगह नज़र नहीं आई थी। वर्किंग डे था, इसलिए वहाँ आने वालों की तादाद इंतहाई कलील थी। हम एक ऐसे गोशे में जा बैठे जहाँ किसी हद तक दूसरों की नज़रों से पोशीदा रह सकते हैं। आप बताओ, तुम्हारा ठाकर इस वक्त कहाँ है? मैंने इसे पूछा। मुझे तो फ़ोन आया था, इसने कहा था कि इस काम के तुम्हें 10,000 दूंगा। मैंने अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उलट कर ज़मीन पर गया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि काफ़ी दूर बैठे हुए लोग भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने चीख कर कहा, अब करोगे मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक? मैं ये जुमला लोगों को सुनाना चाहता था कि वह मुतमईन हो जाएं। सॉरी यार, मैं फिर बुलंद आवाज़ में बोला। हाथ तो कुछ ज़्यादा ज़ोर से पड़ गया। चलो गुस्सा थूक दो। मैंने इसकी कमर पर हाथ डालकर उठा लिया और सर्द लहजे में बोला, तुम्हें नत्थू लाया हो या खैर?
मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ इसका जवाब दूँ। मैंने बताया ना, बकवास, मैंने इसकी बात काट दी। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। थप्पड़ की गूंज तो दूर तक गई है, मगर मेरा रिवॉल्वर बेआवाज़ चलता है। तुम्हें मार के मैं कहीं वीराने में छोड़ जाऊँगा। अब शुरू हो जाओ। मैंने ये कहते हुए जैकेट की जेब से गन निकाली और इसे एक झलक दिखाकर दोबारा जेब में रख ली। ठाकर का सिर्फ एक फ़ोन नंबर है मेरे पास, इसने सहम कर कहा। बस ठाकर से तुम्हारा इतना ही ताल्लुक़ है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। सिर्फ फ़ोन नंबर होने का क्या मतलब है? और तुमने कांता को कैसे पहचाना? वो असल में, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो बास्टर्ड। मैंने इस मर्तबा इसके दाएं हाथ का पंजा गिरफ्त में ले लिया और इसे इतनी ज़ोर से दबाया कि वो बुरी तरह तिल में ला गया। मैं तुम्हारे इस हाथ को उंगलियों समेत कलाई के पास से हमेशा के लिए नकारा कर दूंगा। अब मैं आखिरी मौका दूंगा। इसके बाद तुम सच भी बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी 2 महीने से ठाकर साहब की नौकरी कर रहा हूँ। नत्थू पुराना आदमी है, इसने मुझे कांता बीबी की तस्वीर दिखाई थी और इस वक्त इन्हें पहचाना भी इसी ने था। सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे किसी तरह ठाकर तक पहुँचा दो। मैंने कहा, मैं आपको नत्थू तक पहुँचा सकता हूँ। वो ठाकर का खासा मुँह चढ़ा है। जब से बड़े ठाकर साहब गुम हुए हैं, इस वक्त से नत्थू की हुक्मरानी चलती है हवेली में। बड़े ठाकर साहब कहाँ चले गए? मैंने पूछा। इनके कुछ मेहमान आए थे, इन्हीं लोगों ने कांता को भी वहाँ से छुड़वाया। ले जाने वाले ने ठाकर के पालतू चीते तक मार दिए। इसने गोया अपनी दानिश में इंकशाफ किया था। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ नत्थू इस वक्त कहाँ मिलेगा? पुरानी दिल्ली के इलाके में नारायण दास के अड्डे पर इसकी बैठक है, इसने जवाब दिया। ठाकर को खबर करने के बाद वो दोबारा वहीं आया होगा और मुझे गालियां देने के बाद चला गया होगा। वो यही समझ रहा होगा कि मैं कांता के पीछे गया हूँ। अब तुम एक काम करो, मैंने सोचते हुए कहा। मैं तुम्हें इस होटल का पता बता रहा हूँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। तुम नत्थू को जाकर बताना कि मैंने कांता का पीछा करके इसका ठिकाना मालूम कर लिया है। इससे कहना कि कांता इस वक्त बिल्कुल अकेली है। फिर मैंने इसे होटल का नाम और रूम नंबर लिखवाया और बोला, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें पाताल में भी ढूंढ निकालूंगा। अभी कम से कम 4 घंटे तो कांता वाकई वहाँ अकेली होगी, मगर मैं इसकी तरफ से गाफिल नहीं रहूंगा। आप फिक्र मत करें, कांता को किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुँचेगी। कांता तुम होटल जाओ, मैंने कांता से कहा। मैं 1-2 अहम काम निपटा कर पहुँचता हूँ। मुमकिन है मैं 4 घंटे से पहले ही पहुँच जाऊँ। वैसे मैंने विजय की ड्यूटी भी वहाँ लगा रखी है। मैंने अपने शिकार को जताने के लिए कहा। मुबादा वो कांता को तनहा समझ रही। मुझे यकीन था कि अब तक ग्लोरिया, विजय और तैमूर होटल पहुंच चुके होंगे। मुझे कहीं भी नहीं जाना था, बस मैं इस शख्स को इस वक्त तक रोके रखना चाहता था जब तक कांता होटल न पहुंच जाती। चलो हम तुम्हें टैक्सी पर छोड़ दें, मैंने कांता से कहा और वहां से उठ खड़ा हुआ। फिर टैक्सी मिलने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। कांता को रवाना करने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद ही पहल कर दूँ, बजाय इसके कि नत्थू का इंतज़ार करूँ। इसमें इंतहाई रिस्क था, मगर मुझे ज़्यादा मुनासिब यही लगा। होटल में खामखा हंगामा होता तो न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। इसी वक्त एक टैक्सी खाली हुई। मैंने अपने शिकार का हाथ पकड़ा और इसे टैक्सी की तरफ घसीटते हुए बोला, मेरे साथ अभी नारायण दादा के अड्डे पर चलो, मैं नत्थू से वहीं मिलना चाहता हूँ। मेरी शिकार ने मुझे यूं देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? मैंने पूछा। वो तुर्कमान गेट का इलाका है। जब से संजय गांधी ने मुसलमानों की इस कदीम आबादी पर बिल्डोज़र चलवाया है, वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही जुनूनी हो गए हैं। मैंने उलझन अमेज निगाहों से इसे देखा और बोला, जब तुर्कमान गेट पर बिल्डोज़र चल गया तो वहाँ लोग कहाँ होंगे? इस इलाके के आसपास भी तो आबादी है। वहाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। हिंदुओं की अक्सरियत है, मगर वहाँ के बचे कुचे मुसलमान हर वक्त मरने मारने पर आमादा रहते हैं। मेरे शिकार ने कहा। मैं भी हर वक्त मरने मारने पर आमादा रहता हूँ, मैंने मज़हब का खेज लहजे में कहा। और मैं वहाँ किसी मुसलमान से नहीं बल्कि एक हिंदू से मिलने जा रहा हूँ जो एक हिंदू ही के अड्डे पर बैठा है। फिर मैं उलझ कर बोला, मगर तुम क्यों मरे जा रहे हो? वहाँ पहुँच कर तो तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर मैं जानूँ और नत्थू, मैं दोनों तरफ से मारा जाऊँगा। वो थूक निकल के बोला, नत्थू मुझे इसलिए ज़िंदा नहीं छोड़ेगा कि मैं आपको इसके ठिकाने तक ले गया, और अगर मुसलमानों को खबर मिल गई कि इस इलाके में कोई मुसलमान मारा गया है तो इसके कत्ल में मेरा हाथ है, तो वो भी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। नारायण ही की तरह वहाँ अहमद यार का अड्डा भी है, दोनों में अक्सर चलती भी रहती है। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले गए तो तीसरी तरफ यानी मेरे हाथों से भी मारे जाओगे, मैंने सर्द लहजे में कहा। इसलिए खामोशी से टैक्सी में बैठ जाओ। वो यूं टैक्सी में बैठा जैसे इसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा हो। टैक्सी में इससे कोई बात नहीं हो सकती थी, इसलिए खामोशी से सिगार पीता रहा। नारायण दादा के अड्डे से पहले ही मेरे हमराही ने टैक्सी रुकवा दी। मैंने टैक्सी वाले को बिल दिया तो वो भी हैरत और तजस्सुस से मुझे देख रहा था। क्यों भाई? मैंने इससे पूछा, पैसे कुछ कम हैं क्या? नहीं साहब, पैसे तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने, वो जल्दी से बोला। फिर वो बिड़बिड़ाया, अल्लाह आप पर रहम करे। ये कहकर इसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इसके आखिरी जुमले से अंदाज़ा हुआ कि वो भी मुसलमान था और
और यकीनी तौर पर इसने भी अंदाज़ा कर लिया था कि मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा हमराही पैदल ही एक तरफ रवाना हो गया। मैंने चलते हुए आखिरी मरतबा अपने हथियार चेक किए और पूरे तमाद अंदाज में कदम बढ़ाने लगा। चंद मिनट बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए, मगर मेरे ज़हन में अड्डे का जो तस्वुर था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो निचले दर्जे का एक बार था, जिसके काउंटर पर 30-32 साल की एक औरत थी। वो 10 बरस पहले बिलाशुबा हसीन रही होगी, मगर अब तो ढलते हुए शबाब को रोकने के लिए इसने बहुत गहरा मेकअप कर रखा था। काउंटर के सामने चंद स्टूल भी थे, मगर इस वक्त इनमें से सिर्फ 2 पर मुखनी से 2 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। औरत ने मुस्कुरा के मुझे देखा, फिर बहुत अदा से सर झटक कर बोली, क्या पियेंगे? मुझे नारायण दादा से मिलना है, मैंने उखड़ लहजे में कहा। काटने को काय को दौड़ता है, इसने मुंह बनाकर कहा। दादा भी इधर नहीं है, तुम बैठो, कुछ पियो पिलाओ, इस टाइम तक वो आ जाएगा। फिर वो राज़दाराना लहजे में बोली, दादा से कोई डील करने का है क्या? हाँ, यही समझ लो, मैंने कहा। वो तो हम पहले ही समझ गया था। वो फिर मुस्कुराई। तुम्हारे साथ में इस 10 नंबरी को देखकर इसने मेरे हमराही की तरफ इशारा किया। ठीक है, फिर मैं दादा का वेट कर लेता हूँ, मैंने एक स्टूल पर बैठते हुए कहा। तुम भी बैठ जाओ, मैं गुर्रा कर अपने शिकार से बोला। लार्ज पैक बनावे या छोटा? औरत ने मुझसे पूछा। पैक वैक को छोड़ो, मुझ पर तो पूरी बोतल असर नहीं करती, मैंने बेजारी से कहा। कैसा बात करता है? औरत गोया बुरा मानकर बोली। रूबी के हाथ का बना हुआ कॉकटेल तो मिस्टर वर्ल्ड को उल्टा कर देता है। 10 ईयर से हम इधर झक नहीं मार रहा है, हमको चैलेंज मत करना। चलो फिर शर्त लगा लो, मैंने पहली दफ़ा हंस कर कहा। मैं भी दरअसल वक्त गुजारना चाह रहा था। अगर तुम्हारी कॉकटेल ने मुझे उल्टा कर दिया तो 10,000 तुम्हारे, और अगर ऐसा न हुआ तो, मैंने बगौर इसे देखते हुए कहा, तो रूबी हॉल नाइट के लिए तुम्हारा। इसने बेहयाई से आंख मारी। कैश की बात करो, मेरे पास हॉल नाइट का टाइम नहीं है, मैंने कहा। मैं ये कहकर इसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था कि तुम में अब रखा क्या है। वो चल लम्हे सोचती रही, फिर बोली, ओके डन, अगर मैं हार गई तो तुम्हें 10,000 दूंगी। इसने एक गिलास उठाया और इसे रगड़ रगड़ कर चमकाने लगी। फिर अचानक इसका हाथ रुक गया और वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, चलो तुम्हारा कैश बच गया, दादा आ गया है। मैंने दरवाजे की तरफ घूम कर देखा। एक लंबा तड़ंगा और भारी जिसामत का आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। इसका सर बालों से बेनियाज था और चेहरे पर घनी मूंछें थी। इसके साथ 2 आदमी और थे जो 2 कदम पीछे चल रहे थे। इनकी चाल ही से अंदाज़ा हो रहा था कि वो दोनों मुसल्ले हैं और बगली होलिस्टर लगा रखे हैं। नारायण दादा काउंटर की तरफ आने की बजाय सीधा बढ़ता चला गया। काउंटर के साथ ही छोटा सा कमरा था। दादा को खबर करो कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, मैंने रूबी से कहा। दादा इस वक्त तक कमरे में दाखिल हो चुका था, अलबत्ता इसके साथ आने वाले चमचे बाहर ही रह गए थे और वो दरवाजे के ऐन सामने एक ऐसी मेज़ पर बैठे थे जैसे दादा के गार्ड्स हों। दादा को जाके बोलो कि तुम्हारा मेहमान आया है, इसने मेरे शिकार से कहा। वो उठा जैसे इसकी टांगों में जान ही ना हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दादा के कमरे की तरफ बढ़ा। इसने क्या इधर आने से पहले भी पी थी? रूबी ने इसकी चाल देखते हुए ख्याल जाहिर किया। इसे कभी कभी बगैर पिए भी नशा हो जाता है, मैंने हंस कर कहा। वो जो ही दरवाजे पर पहुंचा, नारायण के दोनों गार्ड या चमचे झपट कर इसकी राह में हाइल हो गए। फिर इनमें से एक बुलंद आवाज़ में बोला, मुंह उठाए किधर जा रहा है? जुमले में एक नाकाबिले अशात गाली भी थी। दादा अभी बिजी है, इसने बोला। कोई अंदर ना आए, दफ़ा हो जा तेरी तो। इसने फिर ना सिर्फ गाली दी बल्कि इसे धक्का भी दे दिया। मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। मैं झटके से खड़ा हुआ तो स्टूल जोरदार आवाज़ के साथ पीछे की तरफ गिर गया। दोनों चमचों के साथ वहाँ बैठे हुए दूसरे लोग भी सर उठाकर काउंटर की तरफ देखने लगे। मैं नपे तुले कदम रखता हुआ गार्ड तक पहुँचा और नरम लहजे में बोला, दादा से इसे नहीं बल्कि मुझे काम है, ये तो इसे खबर करने जा रहा था। तुम कौन से सेठ बरला हो? इनमें से एक मज़हका खेज लहजे में बोला। दादा के पास टाइम लेकर आना पड़ता है, अभी इधर से चलते फिरते नजर आओ। लगता है तुम लोग जीने से बेजार हो गए हो, मैंने इस मरतबा भी नरम लहजे में कहा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं दादा से बगैर मिले चला गया तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैंने इस मरतबा सख्त लहजे में कहा। यह भी दादा ही का ऑर्डर है कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी नहीं मिलेगा, मगर इसे मुझसे ज़रूर मिलना पड़ेगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। सामने से हटो, मैंने इसके सीने पर हाथ रख के इसे पीछे धकेला। ये देखकर लोग अपनी अपनी मेज़ों से उठने लगे। वो समझ गए थे कि अब यहाँ धमाल चौकड़ी शुरू होने वाली है। रूबी चील की तरह झपटी और हम दोनों के दरमियान हाइल होते हुए बोली, ए हम इधर कोई लफड़ा नहीं मांगता। फिर वो एक चमचे से मुखातिब हुई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसे दादा से मिलना है तो मिलने दे। दादा किसी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल का वेट कर रहा है और इसका ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर मत आने दो, और अगर कोई अंदर जाना चाहे तो तुम क्या करोगे? मैंने तंजिया लहजे में कहा। हम क्या करेंगे? वो तज़हीक अमेज़ लहजे में बोला। रूबी डार्लिंग, इस माशी को बताओ कि हम क्या करते हैं ऐसे लोगों का। हमने बोला ना, हम यहाँ कोई लफड़ा नहीं मांगता। अगर इसे रोक सकते हो तो ऐसे रोको कि दूसरों को पता न चले, इसे हम ऐसे ही रोकेंगे, इनमें से एक ने कहा और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर वो दरिश्त लहजे में बोला, सीधी तरह चलते फिरते नजर आओ। अचानक इसकी नज़र मेरे हमराही पर पड़ी तो वो तंजिया लहजे में बोला, ओए
तू लाया है इसे यहाँ? ये मुझे क्या लाएगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं खुद इसे यहाँ लेकर आया हूँ और अपने इस खिलौने को जेब में ही रखो तो अच्छा है। ज़िंदगी भर मैं इन्हीं खिलौनों से खेलता रहा हूँ। मैंने इसके रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया। तो फिर तुम भी ये भी जानते होगे कि ये खिलौना मौत उगलता है। अच्छा अब ये डायलॉग बंद करो, मैंने सख्त लहजे में कहा और उछल के एकदम इसका रिवॉल्वर का हाथ थाम लिया। मेरी गिरफ्त ज़्यादा मजबूत नहीं थी, मगर शायद इसकी कलाई का जोड़ ही कमज़ोर था। कलाई पर हाथ डालते ही चटाक से इसकी हड्डी टूट गई। इसके मुंह से इतनी भयानक आवाज़ निकली कि लोग उठ के दरवाजे की तरफ भागने लगे। दूसरा गार्ड कुछ जानदार था। मेरी भरपूर राउंड किक सीने पर खाने के बावजूद वो सिर्फ लड़खड़ा कर रह गया। इससे पहले कि वो रिवॉल्वर निकालता, मैंने आगे बढ़ के दोनों हाथों से इसका सर पकड़ा और इसे रुकू की हालत में झुकाकर जोरदार अंदाज में अपने घुटने पर दे मारा। वो स्लो मोशन में चलने वाली तस्वीर की तरह लहराया और फर्श पर ढेर हो गया। इस कार्रवाई में बमुश्किल 1 मिनट लगा होगा। चीख पुकार और भगदड़ की आवाज़ें सुनकर नारायण दादा कमरे से निकल आया। ये क्या हो रहा है, वो गरज कर बोला। शख्सियत के ऐन मुताबिक इसकी आवाज़ भी गरजदार थी। ये तुम्हारा दोनों बास्टर्ड फजूल में इससे झगड़ा किया, मुझसे पहले रूबी चीख कर बोली। वैसे मेरा ख्याल है कि अब ये लोग तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर सकता दादा। इस एक आदमी ने इन दोनों का स्टोरी एंड कर दिया। नारायण दादा ने पहले अपने दोनों सुरमाओं को देखा जिनकी हालत काबिल रहम थी। फिर इसने सर तपा मेरा जायज़ा लिया और करख्त लहजे में बोला, इधर किस वास्ते आया है? हमारे को नवा लगता है, वरना इधर आके लफड़ा वाला सुसाइड करने के वास्ते आता है। मैं इस इलाके में पहली दफ़ा आया हूँ दादा, तुमसे मिलना चाहता था। मैंने इसकी गरजदार आवाज़ और डेल डोल से मरूब हुए बगैर कहा। तुम्हारी ये दोनों मरियल सुरमा मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। मिलना तो मुझे तुमसे था और ये दोनों मुझे इस खिलौने से मारने की धमकियाँ दे रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े दादा के गार्ड्स इतने मरियल होंगे। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।